वैलेंसी पूरा पढ़ा चुका लाइन का। We have learned how the electrons in an atom are arranged in different shell orbit. ठीक है, चलेगा सब। यहाँ से पढ़े the electron present in the outermost shell of an atom are known as valence electron. कर लो अंडरलाइन, मैंने लिखा दिया वैलेंसी टॉपिक बेटा, वैलेंसी इसमें करा रखा ना, तो भी कर लो अंडरलाइन। अरे हाँ, जिसने नहीं कर रखा हो स्वाभाविक सी बात है, बहुत से चीते होंगे। मिल गया। वैलेंसी में देखें थर्ड लाइन सेकंड है, the electrons present in the outermost shell of an atom are called as valence electron. कोई दिक्कत? नीचे आ जाए। From the Bohr-Bury scheme, we also know that the outermost shell of an atom can accommodate a maximum of 8 electron. ये पढ़ा दिया। Even though it has capacity of accommodating more electron, पर रखेगी कितने? 8. It was observed that the atoms of the elements completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. Little chemical activity क्या हो गया? Little chemical activity show करने का मतलब क्या? वो रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसके outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? बेटा यहाँ से ऑप्शंस बन सकते हैं। वो कहता है कि अगर आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो क्या वो एलिमेंट केमिकल एक्टिविटी ज्यादा शो करेगा या कम शो करेगा? कम शो करेगा या करेगा ही नहीं। क्लियर ना? वेरी लिटिल केमिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि उसको स्टेबिलिटी मिल चुकी है। उसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में 8, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो लाइन को मार्क कर लें यहाँ से। It was observed that the atoms of element completely filled with 8 electrons in the outermost shell show little chemical activity. सेशन रीजन में बना के दे सकता हो। There's CBSE. Little chemical activity show कर रहा है वो। Yes, it is true statement. In other words, their combining capacity or valency is 0. अब बेटा वो कुछ न तो वैलेंसी मतलब न तो गेन कर रहा है और न लूज कर रहा है, उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। जैसे हीलियम, नियोन, नियोन में बात करूं 10 इलेक्ट्रॉन 2,8, क्या आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, रिएक्ट नहीं करेगा, यानी वैलेंसी क्या बन चुकी है? 0। स्टेबिलिटी मिल चुकी है। ऑफ दिस इनर्ट, अच्छा ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। नीचे कर लो बेटा, इनर्ट को गोला बना के विच डू नॉट रिएक्ट्स। इनर्ट को गोला बना के कर लो, विच डू नॉट रिएक्ट्स, विच डू नॉट रिएक्ट। क्लियर? जो रिएक्ट नहीं करते उन्हें इनर्ट एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स। आगे देखें इधर नेक्स्ट पेज पे। अरे पढ़े ना रे इतने सारे तो। अब इधर देखें, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। नेक्स्ट पेज पे आए, देखें हीलियम का एग्जांपल दे रहा है। किसका एग्जांपल दे रहा है? हीलियम का। हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अरे यार, जिसको जो पेन में एक्सचेंज करने कर लो रहे हो, अब एक्सचेंज नहीं करेगा पेन में, है ना? लिखा है इनर्ट का मतलब नॉट रिएक्ट। लास्ट लाइन में इनर्ट, इनर्ट मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इनर्ट एलिमेंट्स, यानी जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट है। यार इनर्ट एलिमेंट्स वो अब रिएक्ट नहीं करेंगे। इधर देखें हीलियम का एग्जांपल दे रखा है। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट। हीलियम बेटा 2 में सेटिस्फाई हो रहा है, के शेल ही बढ़ती है उसमें, लेकिन बाकी एलिमेंट्स को कितने चाहिए? 8, क्योंकि उसमें 2 से ज्यादा है तो सबको फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, या फिर 2 बनाएंगे, एक को निकाल के के में कितने बनाएंगे? 2। अब यहाँ से ये जो पूरा पैराग्राफ चालू हो रहा है ये है वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में? वैलेंसी। पढ़ना। The combining capacity of the atoms of element, that is their tendency to react and form molecules with atoms of the same or different element, was explained as an attempt to fully outermost shell, an outermost shell which has had, यहाँ से underline करें, an outermost shell which had 8 electron was said to possess an octet. ऐसी outermost shell जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या कंप्लीट है? ऑक्टेट। पंखा बंद करना है, खोलना एक बार, तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्टेट। कर लिया ऑक्टेट। लाइन को मार्क कर लें कि द शेल व्हिच हैज 8 इलेक्ट्रॉन वाज सेड टू पोजेस एन ऑक्टेट। अब सुनो, कोई भी एटम रिएक्ट क्यों करेगा? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। अगले लाइन में यही कह रहा है, एटम्स वुड दस रिएक्ट टू अचीव एन ऑक्टेट इन द आउटरमोस्ट शेल। मार्क कर लें इसको भी। कोई भी एटम कब रिएक्ट करेगा? अपनी ऑक्टेट को। अब या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करके करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा, और वो उसकी क्या बन जाएगी? वैलेंसी। This was done by either sharing। अच्छा सुनना, शेयरिंग वाला कंसेप्ट 10वीं में ऑक्टेट कंप्लीट होगा जैसे कार्बन में, या तो गेनिंग, लूजिंग या शेयरिंग, तीनों वर्ड ध्यान रखेंगे। गेनिंग लूजिंग भी वापस 10th में आएगा, कंपाउंड बनाना, पर अपन को यहाँ ध्यान रखने। गेनिंग लूजिंग वैसे तो मैंने समझा दिया, और शेयरिंग पूरा कार्बन चैप्टर का है 10वीं में। तो 3 तरीके हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के, या तो इलेक्ट्रॉन दान में कर दे, या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर ले। ये 3 तरीके हैं जिससे क्या हो सकता है बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो क्वेश्चन बन जाए
कि why atoms react and how they complete their octet. The atoms react with the atoms or elements of different molecules to complete their octet. Clear ना? और octet क्यों complete कर रहे हैं वो? क्योंकि उनको किससे क्या मिलेगी? Stability मिलेगी. क्या मिलेगी? Stability. कोई दस और कैसे कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट? Either by gaining of electron, losing of electron or sharing of electron. आगे the number of electron gained, lost or shared is to make the octet of electron in the outermost shell gives us directly the combining capacity of the element, that is the valency. यही तो बताया, the number of electrons gained or lost by an element is equal to valency. वैलेंसी इसी लाइन में है। हाँ तो है ना? हाँ तो आपने क्या बोला? ये गलत है। नहीं तू यहाँ का बोल रही थी। मैंने ये वाली बोला था। इस टॉपिक पे आई नहीं, तो मुझे लगा पहले बोल रही इधर। हाँ कोई बात नहीं ना, क्योंकि लड़ेगी इस पे। इन्वर्टर से तो उसका चार्ज नहीं है। लाइट डिम आ रही है तो उस पर इफेक्ट आ रहा है। क्लियर ना? तो सुनना यहाँ से। क्लियर? ये क्या वैलेंसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी भी कह सकते हैं। क्लियर? कंबाइनिंग कैपेसिटी इज द टेंडेंसी टू number of electrons gained or lost by an element to complete its octet. This is the combining capacity called as valency. माफ कर लो definition. कहाँ से? यहाँ से. number of Clear ना? The number of electron gained, lost or shared to make the octet of electrons in the outermost shell. To make the octet of electron in outermost shell मतलब outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन भरने के लिए? 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए या तो एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है। इसी कंबाइनिंग कैपेसिटी को उसकी क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेके जो वैलेंसिंग चल रही है डेफिनेशन वैलेंसी। कोई दिक्कत? अब आगे देखें। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देकर बता रखा है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। क्या इन सब की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, लिथियम 3 एटॉमिक नंबर 3 तो 2,1, सोडियम 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1। इन तक सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी अंडरलाइन कर दे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल एंड व्हाट इज द वैलेंस शेल? द आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इन सबके पास एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? तो इनकी वैलेंस सबकी क्या होगी? 1 electron share, therefore each one of them can lose 1 electron, so they are said to have the valency of 1. So they are said to have a valency of 1. Why? Because they lose only 1 electron. क्यों? Because after losing 1 electron there are 8 electrons in their outermost shell and this complete the octet. समझ आ रहा है? This complete the octet. आगे देखें। Can you tell what is the valency of magnesium and aluminium? Obviously magnesium की 2, because it has 2 electrons in outermost shell. After losing the 8 electrons in the outermost shell and its octet will be complete. इसी तरह किसकी लिख देंगे? एल्यूमिनियम। आगे देखें। अब वो देखो, मैंने जिस तरह से पढ़ाया उसी तरह। अब फिर मन में सवाल आता है कि सर लूज कर रहा है तो गेन क्यों नहीं कर रहा? एक लूज किया तो उसकी जगह सोडियम ने 1 लूज किया तो कितने गेन कर लेता? 7, तो भी 8 हो जाते। तो अब अगले पैराग्राफ में उनके रीजंस आ रहे हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, बस मैं बता रहा हूँ बुक में कहाँ दे रखे हैं। पढ़े आगे। ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का आप देखें लास्ट 3rd पैराग्राफ से चालू करो। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी। क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी मतलब उसकी कैपेसिटी के बहुत नजदीक है, जैसे 6 या 7, तो वो गेन करना ही प्रीफर करेगा। इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल इज क्लोज टू इट्स फुल कैपेसिटी एंड व्हाट इज द फुलेस्ट कैपेसिटी? 8। 17 नहीं 8। अगर कोई नंबर उसके क्लोज है डिटरमाइन है डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो वो 2 फॉर्मूले आ जाएंगे, या तो 8 के या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर या 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर। वो आने वाली लाइन देखना। फॉर एग्जांपल द फ्लोरीन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 7। अरे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 2,7। इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट, वैलेंस शेल। पढ़े आगे। For example, the fluorine atom has 7 electron in the outermost shell and its valency could be 7. Its valency could be 7. इसकी valency 7 नहीं है। Clear? अच्छा देखना हो क्या रहा था। ये यहाँ ये लाइन क्यों बोल रहा है? ऊपर इसने हाइड्रोजन, सोडियम और लिथियम के एग्जांपल दी। एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 3 और एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है बेटा? 1, 2,1 और 2,8,1। अच्छा इन तीनों की वैलेंसी क्या 1 है? तो क्या इस केस में वैलेंसी किसके बराबर आ रही है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर।
अरे आ रही है नहीं आ रही है? इस केस में वैलेंसी नंबर ऑफ, पर क्या यहाँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आ रही है क्या? तो वो यही तो कह रहा है, इसको अलग तरीके से फाइंड करना पड़ेगा। किस तरीके से? अलग तरीके से, यानी इसको किससे माइनस करेंगे? क्लियर? लाइट आगे, पंखा चला दे, थोड़ी थोड़ी देर चलाते रहो, बंद करते रहो, ताकि सबको थोड़ी हवा लगती रहे। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। हवा आएगी, पसीना उड़ेगा, ठंडक हो, वापस बंद कर दे। पढ़े आगे। फॉर एग्जाम्पल द फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल एंड इट्स वैलेंसी कुड बी 7, बट इट इज इजियर, अब आगे अपनी लाइन है, बट इट इज इजियर फॉर फ्लोरीन टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करने से। हेंस इट्स वैलेंसी, अब देखो कैसे डिटरमाइन कर रहा है अगली लाइन, हेंस इट्स वैलेंसी इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑक्टेट। ऑक्टेट के ब्रैकेट में लिखो 8। its valency is determined by subtracting the 7 electrons from 8। 7 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस ऑक्टेट के आगे लिखो ब्रैकेट बना के 8। from the octet and this gives you the valency of fluorine। clear? अब क्या सिमिलर वे में मैं ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाल सकता हूँ? तो यहाँ से मैंने वैलेंसी के दो फॉर्मूले बना दिए थे। वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। पा रहे हैं? यस सर। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, तो दिक्कत। अब ऑक्सीजन की निकालनी है, एटॉमिक नंबर 8 2,6, या तो 6 के बराबर या 8 माइनस 6 के बराबर, यानी आंसर 2 आएगा। आप देखो इसको लिखेंगे कैसे? क्लियर? सिमिलर क्वेश्चन नीचे दे रखा है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। सब ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसका आंसर, ये फॉर्मूला भी लिखेंगे, लेकिन थ्योरी में एक तो लिखवा चुका हूं थ्योरी, वो क्यों लिखेंगे वापस देख लो इसे। अगर यही बात करें किसकी, ऑक्सीजन की, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ऑक्सीजन विल gain 2 electrons, oxygen will gain 2 electrons of losing 6 electrons। clear? After gaining 2 electrons, its octet will complete, hence its valency is 2, hence its valency is 2। फिर क्या लिख देंगे, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। अब एक नंबर में सवाल, आधे नंबर में आ जाए, सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, लेकिन लिखने के लिए आ जाए हाउ विल यू फाइंड, ये थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए आ जाए, तो ये लैंग्वेज मैंने लिखवा चुका हूँ। हाँ, कोई ऐसे लिख रहा है, मतलब वो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन के साथ ही लिख रहा है। ऑक्सीजन इक्वल टू 8 तोड़ा 2 6, यानी ये इलेक्ट्रॉन के नंबर और 2, नहीं इतनी जरूरत नहीं है उसमें, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बता के आ जाए 2,8। क्लियर? अंडरस्टूड है कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, ये मैं लिखवा चुका हूँ रे, तुम देख कब लिखा रखा है, कल या परसों कर जल्दी लिखो। ये तो मैग्नीशियम, अरे तो सोडियम का लिखो, मैग्नीशियम का लिखो, अरे मेरे को लगा मेरे किसी का भी लिखो, एलिमेंट का नाम चेंज करना है, कोई दिक्कत? खेल पा रहे हैं? तो ये क्या खत्म होती है बेटा यहाँ पे, वैलेंसी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की तरफ। एटॉमिक नंबर में पढ़ा चुका हूँ, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन कर लो डेफिनेशन। देखो सेकंड लाइन से, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम व्हिच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय Z। डिनोटेड बाय, करवा रखा ना? हाँ, क्योंकि यहाँ, अच्छा यहाँ आ गए थे पहले ही, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी थी तो एटॉमिक नंबर पे आ गए थे। तो देखें बेटा, एटॉमिक नंबर बराबर होता है किसका, नंबर ऑफ, तो जुगाड़ था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। मैं कह देता हूँ, अच्छा ऐसा क्वेश्चन बनना बहुत स्वाभाविक है, वो कहेगा बताओ Na+ में कितना है इलेक्ट्रॉन है, अरे 10 है, इसमें एक जा चुका है, तो अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे पता किया हमने, तो एटॉमिक नंबर 11 होता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन 11 थे, एक प्लस का साइन आ रहा है, मतलब अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्वेश्चन बनता है Mg+2 में कितने हैं, 10 है, 2 जा चुके हैं, Al+3 में 10 है, 3 जा चुके हैं। अरे मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ, सोडियम
क्लियर है? मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। हाँ तो अरे वो तो याद नहीं है तो लिख लेना ना परीक्षा में साइड में, 2 मिनट सोच लेना। ये रहने प्लस का सवाल है, कैसे भी कर लेना। 11 थे, एक साइन आ रहा है, अब 10 बचे। तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, पर इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं। तो इसलिए एटॉमिक नंबर किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम, इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय। कोई दिक्कत? क्लियर? दूसरा इसको मास नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। अब इधर समझना, एक एटम का मास किन 2 पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा था? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स तो नेग्लिजिबल वेट में थे, तो एक एटम का मास 2 पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा था, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि मुझे मास कैलकुलेट करना है तो मास बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसी के बराबर क्या हो जाएगा? मास। क्लियर? छत पे नहीं लिख लो, एटॉमिक मास और मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। तो इस फॉर्मूले से आप देखो, 2-3 चीजें में 2 तरीके कंबाइन कर सकते हैं, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। क्लियर? अरे कोई दिक्कत? लिख लो। अब देखो एक एटम मैंने मान लिया x, क्या मान लिया? x, तो नीचे तो लिखा जाता है उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखा जाता है उसका मास नंबर। मास नंबर बोलते हैं इसको ज्यादातर, इसमें क्या बोलेंगे? मास नंबर। कंफ्यूजन क्रिएट ना, तो एटॉमिक नंबर, अब इसने इसके कलेश हो गए कि यार उसको तो नंबर बोल रहे हो, मेरे को मास बोल रहे हो, तो तेरे को भी आज से क्या बुलाएंगे? नंबर। तो ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर है ना, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सिमिलर रखा, नो पार्शियलिटी। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया, हियर x इज व्हाट? एन एलिमेंट। अब मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? सुनना, दिस इज सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। समझ में आया कि एक एलिमेंट है? और अब वो इसमें ऐसा ऐसे तुम्हें लिख के दे देगा पेपर में, और फाइंड द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। नीचे वाला एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। क्लियर? ये x हो गया, कोई भी एलिमेंट। ये सवाल देके पूछ ले, व्हाट डज x रिप्रेजेंट इन दिस? इट इज एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट है, ऐसे एलिमेंट जो सेम टाइप से बने एटम से, वो एलिमेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल एलिमेंट। ये क्या उसका एटॉमिक नंबर, ये क्या उसका मास नंबर, ये क्या उसका मास नंबर। क्लियर? अब देखना ध्यान से, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, किसकी बात करूं? मास कितना होता है इसका? 1। क्लियर? एटॉमिक नंबर कितना? प्रोटॉन कितने? बट 0 न्यूट्रॉन। पता था, बिकॉज द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल। पावर नहीं लिखेंगे, इट डज नॉट हैव पावर। न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल, इट कैन नॉट अकोमोडेट अ हेवी न्यूट्रॉन इन इट। न्यूट्रॉन का वजन ज्यादा है, तो उसकी साइज स्मॉल है, हाँ, होल्ड और अकोमोडेट। क्लियर ना? हेवी न्यूट्रॉन इनसाइड इट। क्लियर? लेकिन देखो एक्सेप्ट हाइड्रोजन के भी मैं आइसोटोप की बात कर रहा हूँ। 0 न्यूट्रॉन। मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई दिक्कत? प्रोटॉन्स कितने? 1, न्यूट्रॉन्स है नहीं, तो मास नंबर क्या है? 1। तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। यूनिट क्या लगाते हैं? यू। एटॉमिक मास की यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है यू। एएमयू बड़ा पड़ रहा था, एटॉमिक मास यूनिट, तो इसलिए उससे यू निकाल दिया, यूनिफाइड मास। मैं तो पढ़ा तो एक और वो एक कार्बन। हाँ, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। ये पॉइंट बताना याद है, रिलेटिव एटॉमिक मास की इट इज C12 कार्बन के जो 1/12 12 ग्राम कार्बन है, उसका जो मास है वो रिलेटिव एटॉमिक मास है, मास आया था। फिर वो पॉइंट याद है, बताना उसको। तो यहाँ से ये क्या लिखेंगे? यू। क्या लिखेंगे इसको? हाँ, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स नहीं निकलेंगे ना, तो प्रोटॉन्स निकलेंगे और ना न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। एटम वैल्यू तो 0 है ना, बता रहा हूँ वैल्यू कैसे निकलेगी। जैसे मैं ले लेता हूँ सोडियम, क्या ले लेता हूँ? सोडियम नहीं है, कैसे है? नहीं है, देखे ध्यान से। फॉर्मूला क्या है? एटॉमिक मास या मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सोडियम का मास नंबर हमें पता है 23। प्रोटॉन कितने होते हैं इसके अंदर? 11। तो क्या मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकता हूँ? भेजो इधर, 23 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 12। अब देखना, प्रोटॉन तो कितने? 11 और न्यूट्रॉन कितने? 12। 11 का डबल 22 मास नहीं हुआ, कितना हो गया? 23।
11 का डबल मास 22 नहीं हुआ, क्या हो गया 23, तो ये न्यूट्रॉन बढ़ गया, क्या बढ़ गया न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन बढ़ने की वजह से मास दोनों से, तो इसका मास हम लिखते हैं 23U, क्या लिखते हैं 23। समझ में आया क्लियर। हीलियम का 4 होता है, हीलियम का 4 होता है, तो यहाँ से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब क्लोरीन का देखेंगे 35.5 कैसा है। तो ये है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर अंडरलाइन कर लिया, क्लियर। अब देखें इसमें नीचे आए, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, देखो एटॉमिक नंबर वाले में फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1। अरे दे रखा है एटॉमिक नंबर वाले पैराग्राफ में फॉर हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1 बिकॉज इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द क्लियर में, केवल न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो उसका मास कितना हो गया 1। और Z की वैल्यू भी क्या है 1, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी क्या है, मास नंबर में भी नीचे आएंगे। क्लियर। एटॉमिक नंबर किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1, तो उसका एटॉमिक नंबर 1। कोई दिक्कत। अब आए नीचे मास नंबर पे। अच्छा इसमें एटॉमिक नंबर की डिफाइन दे रखी नीचे, मार्क कर लो इसी पैराग्राफ में। Total in the nucleus of an atom. What do you mean by atomic number? It is defined as the total number of protons present in the nucleus of atom. एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है वो उसके क्या बन चुके हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। क्या बन चुके हैं एटॉमिक नंबर, सुन पा रहे हैं? यस सर। अब आ रही है भाई बराबर, बराबर आ रही है। तो पूछ रहा हूँ एक कॉपी लो, ऐसे ऐसे कर लो तो। हाँ थोड़ी देर, ज्यादा देर भी नहीं रहे, थोड़ी देर 2 मिनट ठीक है चला दे। अरे नहीं है वो वापस स्टार्ट दे, मैंने इसके बाद इस बार इनाम देंगे कि तुम घर में हो आवाज रही क्लास करते, सबको मिलेगा, सबको सरप्राइज देंगे। देखें थर्ड लाइन से सेकंड से, we can conclude that the mass of an atom is practically due to the protons and neutrons alone। अब तक हमने जितनी पढ़ाई की है उससे हमें इतना अंदाजा लग गया कि एक एटम का मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से ही होता है। These are present in the nucleus of an atom, hence protons and neutrons are also called nucleons। इसको माफ करो, दोनों को मिला के क्या कहते हैं न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं बच्चे, न्यूक्लियन। क्या कहते हैं न्यूक्लियन, पा रहे हैं क्लियर। So the mass of an atom is determined by the protons and neutrons, and obviously these are present in nucleus, so these are also called as nucleons। क्या कहते हैं nucleons, clear। ये पूरा ऐसे मार्क कर लेना कि the mass of an atom is practically due to the protons and neutrons alone, these are present in the nucleus of an atom, hence मतलब reason पूछ रहे why these are called as nucleons, because they are present in the nucleus। अरे ऊपर वो लाइन आ रही ना, तुमने पढ़ी क्या फिर मेरे साथ साथ उसमें वही तो कह रहा, they are present in the nucleus, so they are also called as nucleons। इसको रिपेयर कर प्लस नहीं तो एक ही जगह भरे हुए ना सारे, प्लस आपस में अट्रैक्शन होगा, प्लस एक ही जगह होगा, बाहर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। नेट चार्ज एटम का क्या हो गया, ठीक है। अरे कोई दिक्कत। अब देखें बेटा नीचे है, फॉर एग्जांपल देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम, जैसे कार्बन की बात कर रहा है बेटा, सुनना कार्बन का प्रोटॉन कितने हैं 6, मास नंबर कितना होता है 12, तो क्या न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भेजो इसको इधर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 6। अरे भाई प्रोटॉन आगे देखो, देखो इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करके सुनना। देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन न्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल मास ऑफ द कार्बन इज 12U बिकॉज़ इट हैज 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। देखो 6U + 6U = 12। अब देखो यहाँ से एल्यूमिनियम का मास हमें पता है कितना 27, एल्यूमिनियम का मास हमें पता है कितना 27, एल्यूमिनियम का मास तो है 27, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर ले, जो इसको इधर 27 - 13 के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बन जाएगा 7 3 4 1 14। फिर ये क्या, अच्छा कौन करेंगे, यू लगाऊंगा। अरे ये नंबर निकाले, मास तो दे रखा था, तो समझ में आया 13 दूनी 26 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 13 प्रोटॉन थे लेकिन न्यूट्रॉन कितने हो गए 14, तो 13 और 14 ने मास मिलकर कितना बना दिया 27। क्या बना दिया, ये n इज द नंबर और ये न्यूट्रॉन का साइन,
अरे यार मार्कर की काटना और आज कर करके लाया पूरा। सब काटेगा तो नहीं ये मैं समझा, तुम पूरा लिखो ना। हाँ ये चौथा क्या निकला? है ये 20 ना, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये एटॉमिक मास हमें पता है किसका, एल्यूमिनियम का। एटॉमिक मास किसका, एल्यूमिनियम। 27। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 13। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने, इस 13 को भेजो इधर, ये बन गया। तो ये 27 क्यों हुआ, क्योंकि 13 तो प्रोटॉन थे और 14 न्यूट्रॉन थे। अरे समझ में आ रहा है? तो सुनना, ऐसे क्या वो तुम्हें किसी का मास पता हो और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए दे दे तो कर लेंगे। तो प्रोटॉन तो तुम्हें पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर से, मास तुम्हें याद होना चाहिए। क्या निकाल दोगे, न्यूट्रॉन क्या निकाल दोगे? अच्छा जो इवन है ना, हाँ वो है तो उनके डबल, और जो ऑड है वन प्लस कर दो, और वन प्लस कर दो। कैसे में कर, दो यहाँ यही तो कर रहे हैं। नहीं वो वाली होगी। कैसे? क्लोरीन का मास निकालना। हाँ वो आइसोटोप पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए, पहले पढ़ा रहे ना जब ये टॉपिक तो कवर करना। अब देखो नीचे उसको डब्बे को अंडरलाइन करो, देखना मास नंबर की डेफिनेशन आ गई, मार्क करें। Number is the sum of the total number of proton and neutron present in the nucleus of an atom and it is denoted by A। और यही पहले डेफिनेशन अंडरलाइन कराई थी किसकी, एटॉमिक नंबर की। क्लियर? अब देखो ये दे रखा है नोटेशन, देखना इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड सिंबल ऑफ द एलिमेंट आर टू बी रिटन एज। सवाल आ जाए कि फॉर राइटिंग द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट या फॉर राइटिंग द नोटेशन, क्लियर ना, इंक्लूडिंग मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड सिंबल। अरे मेरा सवाल सुन ले, जवाब तो आ जाएंगे। क्लियर ना? फॉर रिप्रेजेंटिंग a notation including mass number, atomic number and symbol, how the atom is represented, ये लिख के आ जाना। सिंबल ऑफ एलिमेंट x, ये बता के आएंगे। कौन कह रहा कि ऐसे लिख के आ जाऊंगा मैं, समझ जाना जेड और एक क्या है। नहीं लिखेंगे यहाँ पे, दिस एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट क्या लिखेंगे, सिंबल ऑफ एलिमेंट। इसका क्या बनाएंगे, डिब्बा, और इधर क्या लिखेंगे, इसका मास नंबर, और नीचे क्या एटॉमिक नंबर। कौन कह रहा है लिख के आऊंगा, नहीं ये भी लिखना। पल्ले पड़ा, सवाल करो फर्स्ट, टेबल की हेल्प लो, क्योंकि ये हमको किसी के याद नहीं किया, हमने क्या याद किया, मास नंबर। पर सल्फर और ऑक्सीजन के हमें पता है, तो इसने यहाँ क्वेश्चन में एनसीईआरटी का कि इस टेबल की हेल्प से फाइंड करो मास नंबर। यानी इस टेबल में तुम्हें प्रोटॉन्स भी दे रखे हैं और न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी मास नंबर में, न्यूट्रॉन दे रखे हैं और प्रोटॉन दे रखे हैं। तो टेबल की सहायता लेते हुए ऑक्सीजन और सल्फर का क्या बताइए, मास। देखो ऑक्सीजन 8 पे, प्रोटॉन कितने, और राइटिंग स्किल बढ़ाएं। क्लियर ना? मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर इज इक्वल टू 8u प्लस 8u इक्वल टू 16u। u लगाना जरूरी है हर जगह, ठीक है। इसी तरह सल्फर का आ जाएगा। देखो बेटा सल्फर का कितना, प्रोटॉन देखो 16, न्यूट्रॉन देखो 16, 16 16 32। कैसे लिखेंगे, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 16u प्लस 16u 32। अरे खेल पा रहे भैया। आइसोटॉक्सेंट कितने बजे खत्म होता लेक्चर, 6 बजे 6 बजे होता ना, 5 मिनट में। देखिए अब आइसोटोप का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार, ठीक है। आइसोटोप ऐसा एलिमेंट, एटम्स या ऐसा एलिमेंट्स है, आइसोटोप ऐसा एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। क्लियर ना? आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटोप, बिठाओ इसको, नहीं बिठा दो, इधर शिफ्ट हो जाओ। तो ऐसे एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर, यानी टेस्ट ना बेटे, पढ़ रहे हो ना शनिवार या रविवार। हाँ वो कह रहा चैप्टर, कौन है भैया चैप्टर, आदत में ना यहाँ याद करा दिया, आधी से ज्यादा लिखने पर। देखो यहाँ कितना ही पढ़ लो, हाँ अरे नहीं चलाना है पनिशमेंट में ही। नहीं पढ़, होमवर्क नहीं करके आया, सब बिना पंक्ति के पढ़ेगा। तू भी लेट है, जोड़ ले तेरा पीछे करके आई होमवर्क, नहीं आया ना तो याद भी नहीं कौन सा। कल यहाँ सवाल लिख के नहीं गया था मैं, नहीं मेरा खिड़की है, देसी चल रहा है अपने। देखना इधर देख ले, आइसोटोप का मतलब देख ले, आइसोटोप का मतलब देख ले।
elements which have same atomic number, which have same atomic number. अरे बात नहीं भैया, इधर देखें, but different mass number, same atomic number but different mass number. देखना बेटा इसकी ट्रिक, क्या मैं z x लिखता हूँ और यहाँ नीचे z और a चाहिए एटॉमिक नंबर है और क्या ये मास नंबर है? अच्छा, किसको ऊपर लिखते हैं मास नंबर को या एटॉमिक नंबर को? ऊपर लिखते हैं, मतलब कि इसको टॉप पे लिखते हैं, तो आइसोटोप में किसको चेंज कर दोगे? मास नंबर। बाकी क्या रह जाएगा? एटॉमिक नंबर सेम। टॉप मतलब जिसको टॉप में लिखते हैं उसको अलग रखना है। तो आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच आर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्लियर? अब मास नंबर अलग है यानी कि एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब एलिमेंट तो सेम। क्लियर ना? आइसो बार में उल्टा हो जाएगा, मास नंबर चेंज हो रहा है यानी प्रोटॉन्स के नंबर चेंज या न्यूट्रॉन्स के नंबर चेंज हो रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़ गए तो क्या बना रहे थे? मास नंबर। हाइड्रोजन की बात करें बेटा, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कितने आइसोटोप होते हैं? 3। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप यानी एटॉमिक नंबर तो सेम, यानी सबके एटॉमिक नंबर क्या होंगे? 1 1 1। 3 आइसोटोप है, एटॉमिक नंबर सबके 1। देखें 1 1, अरे 3 फॉर्म में मिलता है नेचर में, इसे आइसोटॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोटॉप, यानी द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। क्या इन तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इसमें एक का मास तो है 1, एक का मास है 2 और एक का मास है 3। तो ये हाइड्रोजन के तीनों क्या बन गए? आइसोटॉप्स। अब इनके नाम देखें, इसे बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसे बोलते हैं ट्रिटियम। आयरन वाला है क्या? नहीं, ये आयरन वाला नहीं है बेटा, वो तो Fe+2 चार्ज थे +3। वो यहाँ मास सेम है, वैसे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा हूँ और ये, अरे ये इससे पढ़ा रहा हूँ, ये लिखने का तरीका इससे समझा रहा हूँ। हाँ, तुम 3 फॉर्म में, ये तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बेसिस पे। आयरन तो एक ही है, पर कभी वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कभी 3, पर यहाँ ये 3 फॉर्म इनके मास नंबर पे डिसाइड कर रहा है ये क्या है? आइसोटोप। कि इनके ये 3 एलिमेंट्स है मेरे पास जिनके एटॉमिक नंबर तो क्या है? सेम है, लेकिन इनके मास नंबर अलग अलग है। तो ये तीनों आपस में क्या बन गए? आइसोटोप। और किसके आइसोटोप बन गए? हाइड्रोजन के। तो इसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। कोई दिक्कत? अब देखना, पढ़ना है ऐसे। आओ आइसोटोप के, अरे इसमें कुछ समझ, एग्जांपल ध्यान, डेफिनेशन ध्यान रखने की। बस ये देखो, एक पैराग्राफ में खत्म हो गया, बस इसकी एप्लीकेशन। क्लोरीन का जरूर डिटेल में पढ़ेंगे 35.5 का। क्लियर? बाकी यहाँ से इसको फिर सीधा क्या खत्म कर रहा है? आइसोबार, और आइसोबार तो ये एक पैराग्राफ में निपटा रहा। तो यहाँ से डेफिनेशन ध्यान रखें और एग्जांपल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा जैसे, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, गिव एन एग्जांपल। पहला क्वेश्चन। दूसरा, हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। दूसरा सवाल ये बन सकता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स which have same atomic number but different mass number. Example, for example, the isotopes of hydrogen are 1 1 1, ये लिख दो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। All these have same atomic number but have different mass number. प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है और ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब ये 3 है तो कोई कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। करो सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटेरियम। कर ले, कर। नो पेन नो गेन। तुम्हें विश्वास नहीं होता मेरी बात पे? तुम करो, मैं दिखाता हूँ कि नो पेन नो गेन क्या होता है। अरे ये अब पूरा निकल चुका है आज का लेक्चर, इसलिए अभी नहीं ये मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी 1 घंटे से यही चल रहा है। बता दूंगा मैं डिवाइस में, पूछ लेना। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटेरियम। सवाल तो लिख लिया करो, शकल क्या देखते हो, एक कॉपी में कहीं तो लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ड्यूटेरियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं, मैं तुम्हें नो पेन नो गेन की शक्ति बता देता हूँ। क्लियर ना? मेरे नहीं, आप इसको बताओ मास क्या है। क्या देखो भैया, कौन है सर? नो पेन नो गेन की ताकत। करो। इसमें कहते हैं कि when students are obliged with the words of बाबा सर। तो प्रभु लिखवाना चाह रहे थे PAIN, पर अंग्रेजी कमजोर थी तो लिखा बेटे PEN। नो पेन नो गेन। अब करो इसको, तो अपने लिए तो यही है, नो पेन नो गेन। अरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब फॉर्मूला लगाओ ना, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस, अरे मास ये क्या लिख रखा है 2, ये ऊपर क्या लिखते हैं? मास नंबर ही तो लिखते हैं। देखना इधर,